आज से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास को पढ़ेंगे और आज पढ़ेंगे प्रथम संस्करण का वक्तव्य। ये श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी, एक एक करके 2-3 पेज हम एक वीडियो में पढ़ेंगे और इसे पढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। आप बेहतर होगा कि किताब लेके बैठें और अपनी किताब में देखें और मेरी वॉइस को सुने, वो ज़्यादा, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अब सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर और नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर, बड़ा कवि वृत्त संग्रह डॉक्टर ग्रियर्सन का है और बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्रबंधु विनोद का है। काशी की नागरणी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ में ही इस बात की ओर गया कि सहस्त्र हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं सूर्यत पंडित, श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, इसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, 3 भागों में प्रकाशित किया। इधर अब से विश्वविद्यालयों में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ। तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों के प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही हैं, उन सबके सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथराज सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभूत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुत्थी उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया, अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था, उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठा न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा किया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए, हम पेज नंबर 6 पे पढ़ रहे हैं। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है। पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया।
और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया। इसी प्रकार काल का एक निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता है। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले वह परिमाणों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंग की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर न होंगी। यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7 और 2 के क्रम में मिलती हैं तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी। जैसे वीर गाथा की 10 पुस्तकें हैं और श्रृंगार की 5 हैं और योग साधना की 6 हैं, ऐसे ऐसे कर लेंगे तो जिसकी प्रचुरता ज़्यादा रहेगी, जैसे वीर गाथात्मक 10 हैं तो वीर गाथा काल ही नामकरण रखा जाएगा। कहने का आशय ये है शुक्ल का। जैसे एक ढंग की पुस्तक 10 है, 5 है, 6 है, फिर अलग अलग हैं। यद्यपि शेष और ढंग की पुस्तकें मिलकर 20 हैं, यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। किसी काल के भीतर जिस एक ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। ये कथन इंपॉर्टेंट है कि प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की ध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों की ओर ध्यान रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई तो जैन के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जैन धर्म तत्व निरूपण संबंधी पुस्तकें हैं जो साहित्य की कोटि में नहीं आती और जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा था। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश भाषा की 8 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं। कौन कौन सी हैं? कुमार रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति की पदावली। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। पेज नंबर 7 पर हैं कि इनमें से अंतिम दो कौन सी है? खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति की पदावली। और क्या करें, बीसल देव रासो को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। जिस सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही है उसका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। मिश्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। कौन कौन सी है? वृद्ध नवाकार, भगवद गीता, वृद्ध नवकार, वर्तमाल, सम्मतसार, पत्तल, अनन्योग, जम्बू स्वामी रामा, रैवत गिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, उवेश माला। यहाँ से प्रश्न नेट में बन चुका है। इनमें से एक तो पीछे की रचना है जैसा कि इसके भाषा से स्पष्ट है। तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जा करनाऊ। यदि शुक्ल कहें पीछे की रचना है तो इसका मतलब बाद की रचना है, बहुत बाद में आई ये रचना। जैसे भाषा से भी आपको लग रहा होगा कि भाषा काफ़ी परिष्कृत लग रही है। जैसे कि तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित लाई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाऊँ, अगम अपार है जा करनाऊ। ये अपभ्रंश नहीं है, ये देश भाषा नहीं है, तो ये बाद की रचना है, ये शुक्ल का कहना है। जो वीर रस की पुरानी परिपाठी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या वैश्वाणी समझते हैं, जो भाव को थाट या विचारों को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पद्यों को सम्मत 1000 के क्या सम्मत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये व्यंग किया है किसके ऊपर? मिश्र बंधुओं के ऊपर।
पुस्तक की संवत् सूचक पंक्ति का यह गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफ़ी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना। अब रही शेष 9 पुस्तकें, एक का तो कह दिए 10 में से क्या कहें। पहले तो ये ध्यान रखिएगा मिश्र बंधुओं ने 10 और पुस्तकों के नाम दिए हैं, वो 10 वहाँ पर हैं। पहली भगवत गीता है। भगवत गीता बहुत बाद की रचना लगती है या पीछे की रचना लगती है। अब 9 पुस्तकों के बारे में बताएंगे। क्या कह रहे हैं कि 2, 7, 9, 10, 2 वृद्ध नवाकार, 7 जम्बू स्वामी रामा, 9 नेमिनाथ चौपई और 10 उववेश माला। क्या कह रहे हैं इसके बारे में कि 2, 7, 9, 10 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती, ये पहले ही कह चुके हैं। नंबर 6 योग की पुस्तक है। कौन सी है नंबर 6 पर? अनन्य योग। नंबर 3 और 4 केवल नोटिस मात्र हैं, वृद्ध नवाकार और वर्तमान। इसमें विषय का कुछ विवरण नहीं है। इस प्रकार केवल 2 साहित्यिक पुस्तकें बची जो वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव हैं। एक में नंद के जीवनार का वर्णन है, दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। नंद के जीवनार का वर्णन पत्तल में खाना खाते हैं तो जीवनार का वर्णन हो गया। रैवत पर्वत का वर्णन है, रैवत गिरिराज नाम से ही पता चल रहा है। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्य में भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख किया है। एक ही काल और एक ही कोट की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई हैं, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा, निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा के 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा तथा सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। इन धाराओं और शाखाओं की प्रतिष्ठा यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं की गई है। उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं और देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग, पेज नंबर 8 पर हैं हम। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है? किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर 2 हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता। जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण न बताए जाएंगे तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध चलने के पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार नहीं। देखिए यही वाक्य शुक्ल को मजबूर करता है कि केशव को वो रीतकाल का प्रवर्तक नहीं मानते। कौन सा वाक्य है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल में होने वाले सब कवियों में समान रूप से पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने का आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला। रीतकाल के संबंध में 2 बातें और कहनी हैं। इस काल के कवियों की परिचयात्मक वृत्तों की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, न कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। बड़ा भारी कवि वृत्ति संग्रह कहा है इसको। कहीं कुछ कवियों के विवरणों में परिवर्तन और परिष्कार भी किया है, जैसे ठाकुर दीनदयाल गिरी राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। किसके में परिष्कार किया है? ठाकुर दीनदयाल गिरी राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरणों में। यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ तो इसमें मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि
नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतनी ही ज़रूरत से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। रीतकाल या और किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं वे दिग्दर्शन मात्र के लिए हैं, मतलब बहुत थोड़ा सा दिया है, सिर्फ आप जान जाइए कि ये चीज़ें हैं उनके बारे में। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो स्वतंत्र प्रबंध या पुस्तक के रूप में लिखूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा, पर वह भी विशेष प्रवृत्ति का ही निर्धारण किया गया। यह आवश्यक है कि उनमें से कुछ प्रवृत्तियों को मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा है। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितने अनेक रूपता का विकास हुआ है उनको आरंभ तक लाकर उसमें आगे की प्रवृत्तियों का सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर एक बला मोल लेने ही समझ पड़ता था। पर जी न माना। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते किया गया। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी इसे पूरा नहीं प्राप्त हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के संबंध में एक बात का निवेदन और है। इस पुस्तक का उद्देश्य संग्रह नहीं था। इससे आधुनिक काल के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर अधिक ध्यान दिया गया। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका। किस महीने में? जनवरी महीने में सन 1929 में हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से। इस अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। विशेषता आदि और अंत में आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसे भाषा काव्यों के नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में हैं, जैसे कुमार पाल चरित और सारंगधर कृत हमीर रासों का पता नहीं है, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण में मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य सारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन में थोड़ा और पल्लवित इसलिए करना पड़ा, जिसमें उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधु के प्रकांड कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। रीतकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ के ही विवरण लिए हैं, अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उसके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल आने पर उलटनी पड़ी। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट जो नागरिक प्रचारणी सभा ने की थी। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की हिंदी कोविद रत्नमाला, श्रीयुत पंडित राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी तथा श्री वियोगी हरिजी की ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है, अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय जिस कठिनता का सामना करना पड़ा है उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक ही काम आए, पर न आज तक मैं उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया हूँ, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे एक बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूल हुई
उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े हैं उनकी क्षमा की पूरी आशा करके मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। काशी, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, 1986 संवत, रामचंद्र शुक्ल, प्रथम संस्करण का वक्तव्य यहाँ समाप्त होता है।